गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास मुगल काल के प्रारंभ में है। और देखते हैं आज यह चैप्टर शायद फिनिश हो जाए या थोड़ा बहुत बचेगा, फिर कल फिनिश करेंगे। कल भी आपकी क्लास है, परसों भी आपकी क्लास होती ही है, तो ध्यान से रखेंगे। अभी 1.5 घंटे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी आधे घंटे का प्रत्येक दिन समय बढ़ा रहे हैं। तो सप्ताह में अगर 5 क्लास होती थी, मान के चले 8 क्लास हो रही है, क्योंकि टाइमिंग हमारे बढ़ गए। तो थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाने में इससे मदद भी मिल जाती है। तो देखते हैं, आशा करता हूं कि सारी बातें समझ पा रहे होंगे। और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको फिर से पढ़ने की ज़रूरत होगी, और कुछ नहीं करना है। किताबों को पढ़ें, फिर से पढ़ें, और फिर अपने आपको रिवीजन के मोड में हमेशा रखें। हैप्पी टीचर्स डे सभी बच्चों को, बहुत बहुत शुभकामना टीचर्स डे की। चलिए, प्रिंस जी स्वागत है आपका, और छवि, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी को हैप्पी टीचर्स डे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरुआत करेंगे। बात हो रही थी हुमायूं के अभियान की हो रही थी। हुमायूं के अभियान की चर्चा हो रही थी। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर चल रहा है उत्तर भारत में संघर्ष का काल, मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं। और चैप्टर 12 है क्लास 11 के ओल्ड NCERT का। फिर हम लोग आएंगे अकबर के काल पर। लेकिन यहाँ पर मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है ना, असल में उसी में शेरशाह वाला भाग ही छोटा सा दिया हुआ है, ठीक ठाक ही दिया हुआ है। जरूरत होगी तो एक क्वेश्चन मैं शेरशाह वाले पर लिखने के लिए दे सकता हूँ कि मैटर इस हिसाब से है कि एक क्वेश्चन वहाँ से आप मुख्य परीक्षा के आ सकते हैं। मुख्य परीक्षा के चूँकि मध्यकालीन में कोई टेस्ट होते नहीं हैं, बहुत बेसिक रहता है कि यहाँ पर किसी भी कंपटीशन में जो राइटिंग वाला कंपटीशन है वहाँ पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न मध्यकालीन से नहीं बनते, कल्चर वाले से बन जाते। लेकिन मध्यकालीन भारत से बनाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारे कम आ रहे हैं। तो कल्चर वाला भाग तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि शेरशाह वाला एक जरूर आप लिखिए, क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन वाला एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हुमायूं का, हुमायूं को। और हुमायूं की बात करते हुए हम लोगों ने दोराहा की लड़ाई को देखा था, जो पूर्वी अफगानों के खिलाफ था। आप समझ पा रहे हैं पूर्वी अफगान कौन है, पश्चिमी अफगान कौन है? पश्चिमी अफगान जो है वह गुजरात में स्थापित है। पूर्वी अफगान जौनपुर, बिहार और बंगाल में स्थापित है। यानी भारत का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर जो अफगान स्थापित है उसको पूर्वी अफगान कहेंगे। जो पश्चिमी भाग है यानी गुजरात का भाग है, वहाँ पर जो अफगान के लोग स्थापित हैं उसको पश्चिमी अफगान कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि चूंकि मुगलों ने सत्ता हासिल की थी अफगान लोगों से, इसलिए अफगानियों ने हमेशा मुगलों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार ही किया। इनफैक्ट आप जहांगीर के शासनकाल तक देखेंगे तो मुगल प्रशासन में अफगानों को स्थान दिया ही नहीं जाता था, क्योंकि ये प्रत्यक्षतः दुश्मन ही माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति अनुकूल होती है, फिर मुगल प्रशासन और जो अफगान लोग हैं सब मिल करके काम करने लग जाते हैं। लेकिन शुरुआत के स्तर में तो थोड़ी दिक्कत है ही, क्योंकि चूंकि इब्राहिम लोदी भी एक अफगान था और उसको हटा करके मुगलों ने सत्ता स्थापित की थी। तो अफगान लोगों ने हमेशा, या शुरुआत के दिनों में कहें तो शत्रुता निभाई थी। यानी उसको लगता था कि यह सत्ता मेरा है, बाबर ने कब्जा किया है, तो इस सत्ता को फिर से छीना जाना चाहिए। इसी क्रम में कई बार वो विद्रोह भी करते रहे थे। यहाँ हुमायूं की हम बात करते हैं। हुमायूं की बात करते हुए हमने दोराहा की लड़ाई देखी थी, और एक देखेंगे चुनार का प्रथम घेरा। चुनार कहाँ है? मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र है। प्रथम घेरा ये कब होता है? 1532 में। एक बार क्वेश्चन ही यहां से पूछ दिया गया, क्योंकि मुझे हर एग्जाम के प्रश्न याद रहते हैं जो सिविल सेवा के एग्जाम है, जिसमें बेसिकली आप देखेंगे यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, एमपीपीसीएस है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान। ये चारों पांचों जो सिविल सेवा के एग्जाम हैं, ये हाँ लगातार एग्जाम होते रहते हैं और बच्चे इसमें फाइट करते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि राजस्थान की वैकेंसी निकली, तो राजस्थान में फिर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का वही पैटर्न होगा, हालांकि सबका पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग होता है। यहाँ अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इस बात को लेकर के कि हुमायूं ने चुनार का पहला घेरा कब डाला, दूसरा घेरा कब डाला। घेरा डालने का मतलब है घेराबंदी करना, यानी चुनार को जीतने के लिए उसके चारों तरफ से सैनिक बिठा देना, ताकि उस किले को जीता जा सके।
तो चुनार जो इस समय शेरशाह के कब्जे में था, उसमें शेरशाह को शेरशाह नहीं कहते थे, शेर खान कहते थे, शेरशाह के कब्जे में था, उसको जीतने के लिए एक घेरा डाला कि इसको जीत लेते हैं, क्योंकि चुनार का किला अगर हम जीत लेते हैं तो साउथ बिहार और बंगाल की तरफ जाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक बहुत ही मजबूत किला था। चुनार एक्चुअली पहाड़ी इलाका है। अभी भी आप देखेंगे मिर्ज़ापुर के आसपास, मिर्ज़ापुर से आगे आप निकलेंगे तो चुनार आपको वहाँ दिखाई देगा। तो चुनार का प्रथम घेरा है, घेरा हुआ 1532 ईस्वी के आसपास। और इसमें हम क्या देखते हैं, यह घेरा जो है यह क्या होगा, यह किला किसके नियंत्रण में था, किला शेरशाह के नियंत्रण में। मैं सीधे शेरशाह लिख देता हूं, शेरशाह के नियंत्रण में था। तमाम प्रयासों के बावजूद यह किला 6 माह तक इस किले को जीता नहीं जा सका। 6 माह तक इस किले को जीता नहीं जा सका। अंततः क्या होता है, सका। अंततः शेरशाह से समझौता कर हुमायूं को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। क्यों वापस लौटना पड़ा? क्योंकि गुजरात का शासक मालवा जीतते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। शासक मालवा जीतते हुए चित्तौड़ पर घेरा डाल चुका था तथा इसका लक्ष्य दिल्ली जीतना था। यह क्या हुआ, शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने पुत्र कुतुब को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। पुत्र कुतुब को हुमायूं की सेवा में भेज दिया। अब जरा इसको समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। लिख तो दिया हमने, लेकिन इसके मीनिंग को नहीं समझेंगे फिर बात जहां थी वहीं रह जाएगी। चुनार का पहला घेरा डाला। यह किला शेरशाह के नियंत्रण में था। तमाम प्रयासों के बावजूद 6 माह तक इस किले को जीता नहीं जा सका। 6 माह तक इस किले को जीता नहीं जा सका। अंततः शेरशाह से समझौता कर हुमायूं को दिल्ली वापस लौटना पड़ा, क्योंकि गुजरात का शासक मालवा जीतते हुए चित्तौड़ पर घेरा डाल चुका था तथा इसका लक्ष्य दिल्ली जीतना था। शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने पुत्र कुतुब को हुमायूं की सेवा में भेज भी दिया। कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि हुमायूं जब दौराहा की लड़ाई को जीत लेता है, जो जौनपुर के पास है, उसको अगर जीत लेता है तो हुमायूं और आगे बढ़ता है, क्योंकि असल लक्ष्य उसका बंगाल तक जाना था और हुमायूं को अभी शेरशाह कोई बड़ी चुनौती नहीं लग रहा था। उसने सोचा इसको तो छोटा मोटा अफगान सरदार है, अकेला लड़ने वाला है, इसको तो वैसे ही जीत लेंगे। और वहां से आते हुए चुनार का जो किला है वो बहुत ही मजबूत किला था। उस किले पर विजय प्राप्त किए बिना अगर आप आगे जाते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती थी। तो हुमायूं ने सोचा पहले चुनार के किले को ही जीत लेते हैं, और उसने अपने टॉप का जो उसका अधिकारी था रूमी खान था। रूमी खान बहुत फेमस रहा है। रूमी खान ने मध्य एशिया के शासकों से लेकर के बाबर की भी सेवा की और हुमायूं की भी सेवा में था। तो बहुत ही मजबूत शासक था, बहुत मजबूत एक तरह से योद्धा था, रणनीतिकार था, तोप का विशेषज्ञ था। तो रूमी खान भी था उसके हुमायूं के साथ। रूमी खान के होने के बावजूद भी, युद्ध कला का विशेषज्ञ रूमी खान, तब भी
6 महीने तक तो किले को जीता ही नहीं जा सका। हुमायूं के पास अधिक टाइम नहीं था, क्योंकि इधर पश्चिम से गुजरात की तरफ से मालवा को जीत करके चित्तौड़ पर घेरा डाल चुका था। कौन? बहादुर शाह, जो अफगान था। और वह चाहता था कि जैसे चित्तौड़ को जीतेंगे उसके बाद दिल्ली या आगरा पर कब्जा कर लेंगे, तो फिर मुगल सत्ता तो खत्म हो जाती। अब हुमायूं को चिंता हुआ कि इस किले के चक्कर में पड़े रहेंगे तो पता चला दिल्ली ही हाथ से निकल गया। तो उसने किसी तरह से शेरशाह से एक समझौता किया, कहा भाई चलो जो है तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो शेरशाह के अधीन ही चुनार का किला रहने दिया गया, कुछ मुआवजा लिया गया, और यह आश्वासन कि शेरशाह विद्रोह नहीं करेगा, इसके लिए एक सबसे बेहतर तरीका था कि शेरशाह को कहा कि अपना जो तुम्हारा एक प्रिय पुत्र कुतुब नाम से था उसको हमारी सेना में एक सेना के साथ भेज दो। तो शेरशाह ने अपने बेटे कुतुब को भेज दिया हुमायूं के साथ कि जाओ बेटा लड़ो, इनके तरफ से लड़ो। अब समझौता हो गया है। यह ऐसा इसलिए किया जाता था मध्यकालीन भारत में ताकि शासक की विश्वसनीयता बनी रहे। इधर शेरशाह विद्रोह करता, उधर कुतुब की जान जाती, एक तरह से बंधक के रूप में ही रख लिया था। लेकिन हुमायूं शेरशाह की मंशा जानता नहीं था, या जानने की स्थिति में ही नहीं था। वह फिर लौट करके चला जाता है गुजरात। गुजरात जाना जरूरी था, जैसा कि मैंने पहले बताया। बहादुर शाह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, चित्तौड़ पर घेरा डाल चुका था। इसी चित्तौड़ के घेरे के संदर्भ में कहानी आती है जो कल मैंने सुनाई थी, कि वहां की रानी कर्णावती थी, जो राणा सांगा की विधवा थी। जब देखा राणा कर्णावती ने कि शायद बहादुर शाह के आगे मेरी सेना नहीं टिकेगी, तो फिर उसने हुमायूं को एक संदेश भेजा। हुमायूं को संदेश में भाई कह करके संबोधित किया, राखी भेजा कि अब इस बहन की रक्षा करना आपका काम है, आपका दायित्व है। और कहा जाता है कि हुमायूं ने उस राखी के लाज को बचाने के लिए गुजरात के शासक को पराजित किया आकर के चित्तौड़ के गर्व पर। ये सारी कहानी हमें इतिहास में मिलती है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये सारी कहानी बनावटी है, बाद में किसी के द्वारा जोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि चित्तौड़ के किले पर हमला करना तो बाबर के बस की भी बात नहीं थी। बाबर ने भी राणा सांगा को पराजित किया था, तो खानवा के मैदान में पराजित किया था, जो आगरा से लगभग 40 मील दूर है। तो चित्तौड़ के किले पर तक किसी ने भी आज तक विजय हासिल नहीं की थी। तो भला बहादुर शाह इतना बड़ा शासक तो नहीं था कि चित्तौड़ के किले को घेर ले और उसको एकदम पराजित करने की स्थिति में आए। आप समझिए कि एक बहुत बड़ा शासक अकबर आता है, वह भी चित्तौड़ का किला नहीं जीत पाया जब तक कि उसने छल प्रपंच का सहारा नहीं लिया। तो चित्तौड़ का किला इतनी आसानी से गिरने वाला तो था नहीं। एक कहानी बना दी जाती है बाद में, जो खास करके वामपंथी इतिहासकार हैं वो ऐसी कहानी का सृजन करते हैं। ऐसा कहानी इतिहास में जोड़ दिया जाता है ताकि एक अच्छी भावना उत्पन्न हो पाए कि हिंदू स्त्री की रक्षा करने के लिए एक मुसलमान शासक भी आगे बढ़ सकता है। इस कहानी का मोटिव एक यह भी हो सकता है, क्योंकि इतिहास में कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं मिलती है। तो जो आप देखते हैं सतीश चंद्रा, यह भी एक वामपंथी इतिहासकार है, मॉडरेट वामपंथी है, दूसरे जैसे नहीं। तो हो सकता है कि एक कहानी बना दी गई हो, एक कहानी जोड़ दी गई हो। तो हमने क्या देखा? शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र कुतुब को हुमायूं की सेवा में भेज दिया, ताकि यहां पर उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। ठीक है, अब देखते हैं बहादुर शाह से युद्ध क्या होता है। बहादुर शाह से युद्ध यहां क्या होता है? बहादुर शाह क्या होता है? पराजित हुआ। बहादुर शाह पराजित होता है, चित्तौड़ में पराजित हुआ। हालांकि उसको मारा नहीं जा सका, नहीं जा सका। हुमायूं ने गुजरात को भी जीत लिया, परंतु यह विजय अस्थायी नहीं रहा, क्योंकि हुमायूं के वापस लौटते ही विजय अस्थायी नहीं रहा, क्योंकि हुमायूं के लौटते ही बहादुर शाह ने फिर से
क्योंकि हुमायूं के लौटते ही बहादुर शाह ने क्या किया, लौटते ही बहादुर शाह ने फिर से उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, फिर से उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। एक तरह से यह समस्या जहां थी वहीं रह गई। इसी बीच क्या होता है, इसी मध्य हुमायूं दिल्ली लौटा तथा बिना शेरशाह पर ध्यान दिए, बिना शेरशाह की गतिविधियों पर ध्यान दिए क्या होता है, पर ध्यान दिए दिल्ली में एक नया नगर बसाने लगा, एक नया नगर दीन पनाह या नया महल कर दीजिएगा, नया महल दीन पनाह बनाने में व्यस्त हो गया, दीन पनाह नामक महल बनाने में व्यस्त होगा। देखिए इसके साथ क्या है, बनाने में व्यस्त हो गया, एक नया महल बनाने में यह व्यस्त हो गया। इसको ध्यान ही नहीं रहा कि शेरशाह वहां अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। एक कम जागरूक शासक के साथ यही होता है। बहादुर शाह चित्तौड़ में पराजित हुआ, हालांकि उसे कुचला नहीं जा सका, अंतिम रूप से पराजित नहीं किया जा सका। हुमायूं ने गुजरात को भी जीत लिया, परंतु यह विजय अस्थायी नहीं रहा, क्योंकि हुमायूं के लौटते ही बहादुर शाह ने फिर से उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसी मध्य हुमायूं दिल्ली लौटा तथा बिना शेरशाह की गतिविधियों पर ध्यान दिए दिल्ली में एक नया महल दीन पनाह बनाने में व्यस्त रहा, जबकि इसी मध्य शेरशाह ने काफी शक्ति अर्जित कर ली थी। हुमायूं का शेरशाह पर तब ध्यान गया जबकि शेरशाह ने बंगाल तथा दक्षिण बिहार की संयुक्त सेना को सूरजगढ़ा की लड़ाई में पराजित किया। सूरजगढ़ा एक नाम है, सूरजगढ़ा की लड़ाई में पराजित कर दिया। अब इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है जो यहां पर नहीं दी गई। हम एक बार लिख लीजिए, मैं फिर बोर्ड पर आके थोड़ा कहानी सुनाता हूं। इसी मध्य हुमायूं दिल्ली लौटा और बिना शेरशाह की गतिविधियों पर ध्यान दिए दिल्ली में एक नया महल दीन पनाह बनाने में व्यस्त हो गया, जबकि इसी मध्य शेरशाह ने काफी शक्ति अर्जित कर ली थी। हुमायूं का शेरशाह पर तब ध्यान गया जबकि शेरशाह ने बंगाल तथा दक्षिण बिहार की संयुक्त सेना को सूरजगढ़ा की लड़ाई में पराजित कर दिया। अब यहां पर बहुत सारी चर्चा तो नहीं मिलती है कि शेरशाह कौन था, कैसा उसका जीवन था, किस प्रकार से वह सासाराम का जागीरदार रहा। ये सब सारी चर्चा एनसीईआरटी में नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपको कहानी के माध्यम से जरा समझाता हूं, रुक जाइएगा। देखिए शेरशाह क्या है, एक हसन नामक व्यक्ति हुआ करता था, सेनानायक था, उसका पुत्र था और मूल रूप से अफगानिस्तान का रहने वाला था। असल में यह पंजाब में रहता था, पंजाब क्षेत्र में पदस्थापित था। इसका फादर जो हसन है वो पंजाब क्षेत्र में था, लेकिन पंजाब क्षेत्र का जो प्रशासक था जिसके अधीन हसन खां एक सेनानायक था, उसका ट्रांसफर जौनपुर हो गया। अब ट्रांसफर जौनपुर हो गया तो भाई हसन खां को भी जौनपुर जाना पड़ा। एक्चुअल में ये लोग पंजाब में रहते थे, लेकिन जाना कहाँ पड़ा, जौनपुर जाना पड़ा। जौनपुर गए तो हसन खां को उसके मालिक ने कहा कि भाई तुमको भाई गुजर बसर करने के लिए एक सासाराम की जागीर दे देते हैं। सासाराम वर्तमान में बिहार
उत्तर प्रदेश की लगभग सीमा पर है। बनारस से आप आगे जाएंगे तो सासाराम मिलेगा। तो सासाराम में इनको एक जागीर दे दिया गया, या कहें तो सासाराम की जागीर दे दी गई, क्योंकि उसमें सासाराम कोई बड़ा शहर तो था नहीं। तो चूंकि हसन रहता था, हसन ने 2-3 विवाह भी किया हुआ था, तो हसन को इतना टाइम नहीं था कि वह सासाराम में जाके अपनी जागीर की देखरेख करे। तो जो इसकी पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र था जिसका नाम फरीद था, जिसको हम जानते हैं फाइनली शेरशाह या पहले शेर खान के नाम से जानते हैं, तो फरीद उनका मूल नाम था। तो फरीद को कहा कि भाई, या शेरशाह मान लीजिए, शेरशाह को कहा कि आप सासाराम की जागीर की देखभाल करें। तो देखभाल करने लगा। शेरशाह की रुचि शुरुआत में ही भूमि सुधार में थी, तो सासाराम की जागीर में इसने नए नए सुधार को लागू करके उपज को खूब बढ़ाया। तो जो हसन है उसके मालिक को बड़ा पसंद आया कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जब हसन की मृत्यु होती है तो सासाराम की जागीर शेरशाह को दे दी जाती है कि भाई आप ही इसका देख रेख करो, क्योंकि आप अच्छा संभाल पा रहे हो। यहीं से धीरे धीरे शेरशाह का उत्थान प्रारंभ होता है। जब बाबर हमला करता है जौनपुर पर, तो अब तो जौनपुर हिल गया, क्योंकि जौनपुर पर उसने कब्जा कर लिया। तो जौनपुर से जो अफगान सरदार थे भाग करके साउथ बिहार चले गए, यानी सासाराम के बाद का जो बिहार है वहां पर चले गए। अब ये तो बीच में ही था, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसने बाबर को कहा कि ठीक किया सर, आपने भले आपने हरा दिया इसको, मैं आपके साथ। लेकिन बाबर सचेत था कि ये बड़ा चालाक टाइप का लग रहा है, जब अपने अफगानों का ये साथ छोड़ सकता है तो मेरा भी छोड़ेगा। है, बाबर ने ही कहा कि ये लोमड़ी जैसा है। लोमड़ी फॉक्स को जानते हैं, लोमड़ी तुरंत अपने स्वभाव को बदल देता है और कभी भी पीठ पीछे हमला करने से नहीं चूकता है। तो शेरशाह के बारे में बाबर ने ही कहा था कि यह एक फॉक्स है, यानी लोमड़ी है। खैर, बाबर तो मर गया। अब बाबर मरने के बाद हुमायूं अपने समस्या में घिर जाता है। तो इस दौरान क्या हुआ कि शेरशाह ने कुछ वैवाहिक संबंध कर लिए। जैसे चुनार के किलादार जो था, उसका जब देहांत हुआ था तो उसकी विधवा से विवाह कर लिया शेरशाह ने। तो शेरशाह ने उसकी विधवा से विवाह किया, तो चुनार का किला इसको एक तरह से सीधे सीधे हाथ में आ गया। ये दक्षिण बिहार का प्रशासक जो था, उसके दरबार में ये नौकरी करने लगा। शिक्षक यानी अतालिक की नौकरी करने लगा। उसमें शिक्षक को अतालिक कहते थे। नौकरी करने लगा। फिर बाद में जब उस शासक का देहांत होता है, उसका जो अल्पवयस्क बेटा था, यानी कम उम्र का बेटा था, उसको भी तो संरक्षक की जरूरत थी। तो शेरशाह उसका संरक्षक बन गया, और बन करके बना ही नहीं बल्कि उसकी माताजी से विवाह भी कर लिया। और विवाह करने के बाद तो आप समझते हैं कि पूरा पावर ही आ गया। तो दक्षिण बिहार का एक तरह से ये मालिक बन गया, कुछ वैवाहिक संबंधों और चौतराई के कारण से। अब दक्षिण बिहार के जो पहले के शासक थे या प्रशासक थे या अमीर थे, उनको बड़ा जलन हुआ कि कहां से अफगान आकर के मेरे माथे पर बैठ गया है। उसने एक षड्यंत्र रचा। जो जलाल खां शासक था उसको लेकर के दरबार से भाग गया और बंगाल चला गया। और बंगाल में नुसरत शाह को कहा कि सर मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए, ये शेरशाह तो किसी का चलने ही नहीं देता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ा हिस्सा हम दक्षिण बिहार का दे देंगे। तो वहां का जो बंगाल का शासक था उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि चलो बढ़िया है, कुछ मिल जाएगा। और शेरशाह है कौन भाई, वो तो शेरशाह को जानता नहीं था कि शेरशाह कितना चतुर और बलवान है। उसने शेरशाह पर हमला किया। क्यूल नदी है एक, उसके पास एक सूरजगढ़ा नामक, अभी तो एक शहर है, सूरजगढ़ा नामक मैदान में बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना ने शेरशाह को चुनौती दी, और शेरशाह ने उसे इस संयुक्त सेना को हटा दिया। जिस बंगाल की सेना को कोई बड़ी सेना भी नहीं हरा सकता था, शेरशाह ने उसे पराजित कर दिया। अब जाकर के जब हुमायूं के पास यह समाचार गया, जिस शेरशाह को आपने 32 में छोड़ करके, यानी 1532 में चुनार में समझौता करके आपने उसको अपना अनुचर बना लिया था, वो तो बहुत शक्तिशाली हो गया है, बंगाल के शासक को पराजित कर रहा है। अब शेरशाह की शक्ति को भांपते हुए हुमायूं बेचैन हुआ, क्योंकि इतना शक्तिशाली शासक तो वह बर्दाश्त कर नहीं सकता था, उसमें भी वह जो उसके अंडर काम कर रहा था। इसी बीच में क्या था कि जो कुतुब नामक बेटा भेजा था हुमायूं के साथ, जब हुमायूं ने ढूंढना शुरू किया कि भाई शेरशाह पर काबू करने के लिए उसके बेटे को पहले पकड़ के मारते हैं, तो देखा बेटा तो अपने सेना सहित गायब हो चुका है।
यानी कुतुब वहां से भाग चुका था अपनी सेना के साथ, चुपके से निकल गया, हुमायूं को पता भी नहीं चला तो उसकी सेना से कब कुतुब वापस आ गया। अब शेरशाह खुला था। अब शेरशाह को कुचलने के लिए हुमायूं दोबारा अभियान करता है और यही इसके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि यह अभियान बिना तैयारी के किया गया। कहानी समझ पा रहे हैं? ठीक है। शेर खान नाम क्यों रखा है? ये सब छोटी मोटी कहानी है। एक बार शेर मार दिया था इसलिए उसको शेर खान कहा जाने लगा। वो सब छोटी मोटी कहानी नहीं पढ़ेंगे, ये सब कहानी बनावटी होता है। हमने क्या देखा? सूरजगढ़ा की लड़ाई में पराजित किया शेरशाह के खिलाफ। अब हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने अब शेरशाह के खिलाफ अभियान किया, अभियान प्रारंभ किया। इसके तहत हम क्या करते हैं जरा देखिए। हुमायूं ने अब शेरशाह के खिलाफ अपना अभियान स्थापित किया, और जैसे ही अभियान स्थापित किया उसने क्या किया? हमने क्या देखा कि चुनार का घेरा डाला, चुनार का दूसरा घेरा डाला, लेकिन इस बार भी 6 माह से पूर्व उसे जीता नहीं जा सका, अब 6 महीने तो इसको यहीं लग गया, जीता नहीं जा सका। जबकि इसी मध्य क्या किया? शेरशाह ने किसको जीत लिया? रोहतासगढ़ किले को जीत लिया। रोहतासगढ़ किले को जीतकर अपना खजाना सुरक्षित कर लिया, सुरक्षित कर लिया। ये चुनार में ही फंसा रहा और वो वहां पर रोहतास के आगे निकल गया। रोहतास भी वर्तमान में बिहार में ही होगा, रोहतास जिला, उसको इसने जीत लिया। रोहतासगढ़ में अपने किले को यह क्या करता है? एक तरह से कब्जा कर लिया। इसने क्या किया? इसके साथ ही शेरशाह ने क्या किया? शेरशाह ने बंगाल को भी जीत लिया। हालांकि शेरशाह ने हुमायूं को संधि का प्रस्ताव दिया। हुमायूं को निम्नलिखित संधियों के तहत या निम्नलिखित शर्तों के तहत संधि का प्रस्ताव दिया। देखिए, ये इसने बंगाल जीत लिया, लेकिन फिर भी कहा कि मैं आपसे समझौता करने के लिए तैयार हूं। हुमायूं साहब, आप मत आइए इधर, मैं बंगाल में हूं, आपसे मैं समझौता कर लेता हूं, आपसे युद्ध करना मेरा मकसद नहीं है। हुमायूं को फिर भरमाना चाहा। इसके साथ ही शेरशाह ने बंगाल को जीत लिया। हालांकि शेरशाह ने हुमायूं को निम्नलिखित शर्तों के साथ संधि करने का प्रस्ताव दिया। इसने कहा, प्रस्ताव दिया संधि करने का, और कहा कि कुछ ऐसी शर्त अगर मान लेते हैं तो यहां पर वह एक तरह से हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेगा। शेरशाह क्या करेगा? शेरशाह बंगाल पर नियंत्रण बनाए रखेगा, जिसके बदले हुमायूं को कहां मिल जाएगा? जिसके बदले हुमायूं को बिहार दिया जाएगा, बिहार दिया जाएगा। कहा कि आप मुझे बंगाल का प्रशासक स्वीकार कर लीजिए, हम आप क्या करेंगे? आपको बिहार दे देंगे, बिहार तक का क्षेत्र आपका हुआ साहब, आप इतना ले लीजिए। 10 लाख दिनार देगा।
10 लाख दिनार, दिनार मतलब क्या होता है? स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण सिक्का वार्षिक कर देगा, कर भी देगा। इसने कहा, शेरशाह ने कहा कि यदि मुझे आप बंगाल का प्रशासक बना देते हैं तो मैं आपको बिहार दे दूंगा और 10 लाख सालाना कर भी दूंगा, 10 लाख सोने का सिक्का साल में आपको कर के रूप में भी दूंगा, कर के रूप में भी दूंगा। ठीक है, 10 लाख दिनार वार्षिक देगा। हालांकि क्या होता है, हालांकि हुमायूं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, हुमायूं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो स्वीकार नहीं किया तथा आगे बढ़ते हुए नहीं किया, तथा आगे बढ़ते हुए उसने क्या कर लिया, आगे बढ़ते हुए उसने बंगाल को जीत लिया, उसने बंगाल को जीत लिया, इस मध्य क्या होता है, जीत लिया, तथा 6 माह तक वह बंगाल में ही रुका रहा, बंगाल में ही रुका रहा। 6 माह तक वह कहां रुका रहा, बंगाल में ही रुका रहा। इस मध्य क्या होता है, इस मध्य शेरशाह ने कर्मनासा नदी के पास ऐसी घेराबंदी कर दी जिससे बिना युद्ध किए हुमायूं वापस नहीं जा सकता था, जिससे बिना युद्ध किए हुमायूं दिल्ली वापस नहीं जा सकता था, जा सकता था। अब देखिए, जब तक मैप आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा तो ये शेरशाह की चालाकी आपको समझ में नहीं आएगी। मैं देखता हूं कि मेरे पास कोई मैप है जिसमें कि बंगाल का क्षेत्र और दिल्ली का क्षेत्र दिखाई देता हो। एक बार मैं देखता हूं कि कोई मैप अगर मेरे पास हो तो शायद मैं यहां पर आपको बेहतर तरीके से बता पाऊं। चलिए, वैसा मैप तो नहीं, लेकिन एक मैप है जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। इस मैप को यूज कर सकते हैं जिसमें बंगाल और बिहार दिख रहा है। जरा इस मैप को देखिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बात बंगाल की हो रही है तो नीचे के भाग की हमें जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब समझने के दृष्टिकोण से देखिए, जो कहानी हो रही है वो कहां घटित हो रही है। आप ये वाला जो एरिया देखते हैं ना, ये गंगा नदी है, और ये जो आप देखते हैं ये यमुना नदी है, ये है प्रयाग है, जो प्रयागराज अभी आप जानते हैं, नाम आपने सुना है। प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे, यहां पर आपका पटना आ जाता है, पटना से आगे बढ़ेंगे तो ये पलासी आ जाता है, और ये पूरा एरिया जो आप देखते हैं ये बंगाल का एरिया है। ठीक है, अब बंगाल से अगर कोई, और दिल्ली कहां है भैया, तो दिल्ली यहां है। अगर किसी को बंगाल से दिल्ली आना पड़ेगा तो रास्ता तो यही है, ऐसा तो हवाई जहाज तो है नहीं उड़ करके लोग आ जाएगा, समुद्र है नहीं कि समुद्र के रास्ते आ जाएंगे, आना तो पड़ेगा आपको रोड से ही, और बिहार होते हुए ही आना पड़ेगा। अगर बंगाल से आप चलते हैं, कोई भी रास्ता जो भी दिल्ली की तरफ जाएगा वो बिहार को क्रॉस करके ही जाएगा, जहां पर कि ये महाराज जी बैठे हुए हैं, शेरशाह। ये बड़ा होशियार व्यक्ति था, इसलिए इसको लोमड़ी कहा था। बाबर ने इसने कहा कि अच्छा इसको फंसाते, कहा कि बंगाल मेरे हाथ में छोड़ दीजिए, आप लौट जाइए, आपको 10 लाख दिनार सालाना हम दिया करेंगे। हुमायूं छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि इसकी चालाकी समझ गया था। इसने नहीं माना और चुनार से आगे बढ़ते हुए बंगाल तक चला गया। शेरशाह इसी अवसर की तलाश में था। हुमायूं जैसे ही बंगाल एंट्री करता है, यहां एंट्री करता है, हुमायूं ने कहा कि अच्छा आ जाओ भाई, और वह क्या करता है, यहां जैसे ही यहां आना है, यहां पर है, इसने क्या किया, ये एरिया जो आसपास है, ये एरिया इसने एक ब्लॉक कर दिया।
अपनी सेना के साथ इसको खड़ा हो गया यहां पर कि आओ, आप कैसे आप जाओगे दिल्ली, रास्ता को ही ब्लॉक कर दिया। जब हुमायूं को पता चला कर ये तो मतलब घेर रहा है मुझे, तो हुमायूं बड़ा बेचैन हुआ और दिल्ली में भी थोड़ी सी संकट की स्थिति आ गई थी। उसका भाई हिंदाल था, वो खुद ही बादशाह बनने की फिराक में लग गया था। हुमायूं ने जब बंगाल की विजय की तो उसको तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए था, अपने किसी विश्वास पात्र को दे देता बंगाल में और वहां से वो निकल जाता। हुमायूं थोड़ा आलसी स्वभाव का था। आलसी का मतलब है कि कोई काम कर लिया फिर सुस्ताने लगे, आराम करने लगे। उसको आराम करने में बड़ा मजा आता था। जहां भी जाता था पूरी महिलाओं को साथ लेके चलता था, यानी पूरा रानीवास जो है, बीबी बच्चे सब साथ ही चलते थे। एक बहुत बड़ा शहर जैसा हो जाता था जब हुमायूं चल रहा है। हालांकि हर राजा ऐसा करता था। जब हुमायूं लड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन सभी महिलाओं सबको भी साथ लेके ही जाता था। अब क्या होता था कि सेना की गतिशीलता घट जाती थी। अब सेना कोई घोड़े पर चढ़ करके तेजी से आगे जा सकता है और सेना महिलाओं के साथ चल रहा है, बच्चों के साथ चल रहा है, तो एक दिन में बहुत अधिक दूरों तक नहीं जा पाएगा। बहुत बड़ी सेना होती थी, उसको ट्रैप करना थोड़ा आसान हो जाता था। तो हुमायूं वहां पर 6 महीने बंगाल की जलवायु में बढ़िया से खोया रहा, खाया पिया मस्त। तब तक शेरशाह यहां घेर करके तैयार। जब इसे खतरे का एहसास हुआ, तब तक दिल्ली में भी खतरा उत्पन्न हो चुका था कि उसका भाई खुद ही बादशाह बनने को ललायित था। अब वह लौटा, और लौटा तो जाएंगे कैसे भाई? या तो आप जा सकते हैं, अगर शेरशाह से बचना है तो आप यहां से निकल सकते थे। अब देखिए, उपाय यह हो सकता था कि हम बंगाल से निकलें और दक्षिण बिहार में एंट्री ही ना करें, रोहतास की तरफ जाएं ही नहीं, और सीधा हम जो भागलपुर मुंगेर का एरिया है, मुंगेर एक बहुत फेमस जगह रहा है, मुंगेर के एरिया से होते हुए हम गंगा नदी को पार करें और फिर सीधे जौनपुर में एंट्री करते हुए, यानी उत्तर बिहार में एंट्री करते हुए फिर हम सीधे दिल्ली जा सकते हैं। और वहां पर शेरशाह का प्रभाव नहीं था। इसको किसी ने गलत सलाह दे दिया कि आप दक्षिण बिहार होते हुए चलिए, कर्मनासा एक नदी था, उसको पार कर जाइए, उसके बाद फिर शेरशाह कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत भारी पड़ा उसके लिए। और शेरशाह वहीं कर्मनासा नदी के किनारे बैठा हुआ था। समय था मानसून का, जब बिहार और पूर्वांचल में, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून प्रवेश करता है तो वहां की नदियां बहुत बड़े बाढ़ लाती है। उस समय भी यही हाल था। तो नदियों में बाढ़ आई हुई थी। हुमायूं को इसका कोई अंदाजा था नहीं। वो तो बल्ख का रहने वाला, फरगना का रहने वाला, जहां बारिश ही नहीं होती थी, भला इतना बाढ़ उसने देखा ही नहीं था। उसमें गंगा नदी, कर्मनासा नदी सभी उफनाई हुई थी। और वहीं पर शेरशाह घात लगा के बैठा था। एक लड़ाई होती है, रात की लड़ाई होती है। बड़ी मुश्किल से हुमायूं वहां पर किसी तरह से जान बचा के भाग पाया, बैरम खां के सहयोग से। और महिलाएं वगैरह पीछे ही छूट गई। किसी तरह से एक भिश्ती यानी नाव चालक के सहारे वह उस पार जा पाए। इसी में कहानी भी आती है कि जब हुमायूं को नाव वाले ने बिठाने से इनकार कर दिया, तो नाव वाले को कुछ सोने के सिक्के देते हुए हुमायूं ने कहा कि देखो, मैं दिल्ली का बादशाह हूं, अगर मैं फिर से बादशाह बन गया तो तुमको एक दिन का बादशाह मैं बना दूंगा। और माना जाता है कि जैसा हुमायूं नामा में लिखा है कि तमाम विरोध के बावजूद भी हुमायूं ने उस भिश्ती को एक दिन के लिए दिल्ली बुलाया और एक दिन के लिए उसे बादशाह बना दिया। और कहा जाता है कि उसी एक दिन के लिए में उसने चमड़े का एक सिक्का जारी कर दिया था। हालांकि ये सब बातें कहानी पूर्ण जैसी लगती है, बहुत बनावटी टाइप की लगती है, लेकिन हुमायूं नामा में लिखा हुआ ही बात। तो हमने क्या देखा कि यहां से लौटना नामुमकिन था, क्योंकि शेरशाह यहां पर एक तरह से फेंसिंग करके बैठा हुआ था, मतलब एक तरह से उसका रास्ता रोक करके खड़ा था। क्या लिखा हमने कि हालांकि हुमायूं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा आगे बढ़ते हुए उसने बंगाल को जीत लिया तथा 6 माह तक वह बंगाल में ही रुका रहा। इस मध्य शेरशाह ने कर्मनासा नदी के पास ऐसी घेराबंदी कर दी जिससे बिना युद्ध किए हुमायूं दिल्ली वापस नहीं हो सकता। कर्मनासा नदी के तट पर ही कर्मनासा नदी के तट पर ही क्या होता है? तट पर ही हुमायूं चौसा की लड़ाई में पराजित होता है। चौसा की लड़ाई होती है,
1539 पराजित हुआ और किसी तरह से पराजित हुआ तथा किसी तरह एक भिस्ती के सहारे, भिस्ती का मतलब होता है नाव चालक की सहायता से जान बचाकर दिल्ली पहुंच पाया। बड़ी मुश्किल से ये पहुंच पाया। पहली लड़ाई तो यह हार जाता है। कर्मनाशा नदी के तट पर इसके कर्म का नाश हो गया। कर्मनाशा नदी जो है, सुमित यादव ऐसा नहीं कर सकते हैं, सुमित यादव ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि देखो बहुत सारी बातें क्या है ना इतिहास में, इसीलिए तो हम लोग पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, शिवांगी, पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था ना कि पुरातत्व को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए इतिहास निर्माण में या किताबों को दिया जाना चाहिए। तो हमने कहा था किताब और पुरातत्व दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुरातत्व अधिक परफेक्ट है, क्योंकि वहां जो बातें लिख दी गई है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। किताबों में चेंजेस होते रहते हैं। मैं अपने तरीके से इतिहास लिख दूंगा, आपको लगेगा वह भी सही है, इसलिए लिखी हुई बातें कभी कभी गलत भी हो सकता है। दिल्ली पहुंच पाया, किसी भी तरह से वह क्या होता है, दिल्ली पहुंच पाता है। फिर हम देखते हैं कि यहां पर एक दूसरी जो लड़ाई होती है, कन्नौज की लड़ाई होती है। कन्नौज की लड़ाई होती है और यह है आपका मई 1540। इस लड़ाई में वह क्या होता है, वह शेरशाह से अंतिम रूप से पराजित हुआ। शेरशाह से अंतिम रूप में पराजित होता है, पराजित हुआ तथा उसे भारत छोड़ना पड़ा। उसे भारत छोड़ना पड़ा। वैसे लंबी कहानी है इसके साथ भी। अब देखिए क्या है, हुमायूं को बिहार और उत्तर प्रदेश की जलवायु की समझ नहीं है। मई में जनरली क्या होता है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मई का महीना जो होता है पूर्वी भारत में मानसून का महीना होता है, वहां पर वर्षा और बाढ़ की अधिकता होती है। इसलिए मई के बाद तो युद्ध करना ही नहीं चाहिए, जब तक अक्टूबर नहीं हो जाता। हुमायूं को बचना चाहिए, लेकिन चूंकि वह गुस्से में था कि ठीक एक साल के बाद फिर वो मानसून के समय ही आ जाता है लड़ाई करने के लिए कन्नौज के पास, इस बार कंफर्टेबल स्थिति में। कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कन्नौज बिहार में नहीं, गंगा नदी के पास। वह कंफर्टेबल स्थिति में था, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके भाइयों का भी साथ मिला हुआ था और एक मजबूत सेना लेकर के शेरशाह के खिलाफ उतरा था। लेकिन शेरशाह इस बार प्रतीक्षा नहीं कर रहा था वो बंगाल तक आ जाए। शेरशाह मजबूत हो चुका है, पूरे बिहार और बंगाल का वो प्रशासक निर्विघ्न रूप से हो चुका है। तो शेरशाह अब यह प्रतीक्षा नहीं करेगा कि हुमायूं को बंगाल तक जाने दिया जाए। शेरशाह जैसे ही वह दिल्ली के दायरे से बाहर निकलता है, कन्नौज आता है, शेरशाह वहीं उसको रिटेलिएट करता है और कन्नौज के युद्ध में फिर से हुमायूं पराजित होता है, क्योंकि हुमायूं ने फिर से वही गलती कर दी कि गंगा नदी के तट पर अपना शिविर लगाया मनोरम जगह देख करके, और फिर उस शिविर में जैसे ही बाढ़ आई, पानी भर गया, सारे तोपखाने बेकार हो गए। शेरशाह तो बड़ा चालाक है, वह हमला करता है और फिर हालांकि बड़ी मजबूत युद्ध होता है, यानी शेरशाह के विरुद्ध इस बार हुमायूं ने गलती नहीं की, खूब मजबूती से युद्ध किया, सभी भाइयों ने भी साथ दिया। लेकिन किस्मत भी कभी कभी साथ देता है। जो उद्यमी पुरुष होता है, जो मेहनती पुरुष होता है, जो ठान लेता है कि किसी न किसी चीज को हम प्राप्त करेंगे ही, उसका किस्मत भी, भाग्य भी साथ देने लग जाता है। आलसी व्यक्ति का कोई नहीं है, कोई भाग्य नहीं उसका होता है। जो देवता मतलब पुकारता है ना, देव देव आलसी पुकारा, आलसी व्यक्ति का कोई भाग्य नहीं होता, उसको कोई भगवान सहारा नहीं दे। आप कितना मंदिर में जाके जल चढ़ा दीजिए, मस्जिद में जाकर के अजान दे दें, आलसी व्यक्ति का कोई फायदा नहीं। कर्मठ को ही सभी पूजता है, भगवान भी उसी को मानते हैं। शेरशाह कर्मठ था, हुमायूं आलसी था, तो दोनों ने मजबूती से युद्ध किया
लेकिन अंततः पराजय हुमायूं की हो जाती है। कन्नौज की लड़ाई है। इस लड़ाई में वह शेरशाह से अंतिम रूप से पराजित हुआ तथा उसे भारत छोड़ना पड़ा। लगभग 2.5 वर्षों तक, लगभग 2.5 वर्षों तक, 2.5 वर्षों तक, 2.5 है वर्षों तक वह सिंधु तथा राजपूताने के आसपास भटकता रहा। आसपास सहायता प्राप्त करने के लिए भटकता रहा। सहायता प्राप्त करने के लिए भटकता रहा। परंतु शेरशाह के खिलाफ सहायता नहीं मिली। जोधपुर के शासक मालदेव ने सहायता देने की कोशिश भी की, परंतु शेरशाह ने क्या किया? शेरशाह ने 1544 के आसपास, 1544 ईस्वी के आसपास सेमल की लड़ाई में मालदेव को पराजित कर यह संभावना समाप्त कर दिया। मालदेव को पराजित कर यह संभावना भी समाप्त कर दिया। अंततः हुमायूं को ईरान की दरबार में शरण लेना पड़ा। ईरान के दरबार में शरण लेना पड़ा। ठीक है। लगभग 2.5 वर्षों तक वह सिंध तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में भटकता रहा। सिंध तथा राजपूताने के आसपास सहायता प्राप्त करने के लिए भटकता रहा, परंतु शेरशाह के खिलाफ सहायता नहीं मिली। जोधपुर के शासक मालदेव नाम था इसका। मालदेव ने सहायता देने की कोशिश भी की, परंतु शेरशाह ने 1544 ईस्वी के आसपास सेमल की लड़ाई में मालदेव को पराजित कर यह संभावना भी समाप्त कर दिया। अंततः हुमायूं को ईरान के दरबार में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां पर कोई उपाय ही नहीं था। अब होता क्या है, जरा एक कहानी इसके पीछे है। वैसे तो यहां नहीं दिया गया, हो सकता है अकबर के चैप्टर में थोड़ी बहुत कहानी दी गई हो। अब देखिए, शेरशाह ने कन्नौज में पराजित किया। अब कन्नौज की स्थिति देखते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां से दिल्ली अभी दूर है। तो इस बार शेरशाह रुका नहीं। पहले क्या था, पहली जो लड़ाई चौसा की लड़ाई हुई थी, हुमायूं भाग गया, उसके बीबी बच्चे को सुरक्षित पहुंचा दिया। शेरशाह कानून का आदर करने वाला था, महिलाओं का आदर करने वाला शासक था। उसने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, खास करके महिलाओं के साथ। वैसे परंपरा रही थी कि अगर कोई शासक युद्ध में पराजित हो गया, उसकी जो महिला साथी है या महिला सदस्य है घर की, सबको अपने पास रख लिया जाता था। लेकिन शेरशाह ने एक बहुत ही उच्च क्वालिटी के सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया और हुमायूं के परिवार की सभी महिलाओं को सुरक्षित दिल्ली भिजवा दिया। लेकिन उसने हुमायूं का पीछा नहीं किया। फिर हुमायूं आ गया। इस बार शेरशाह गलती करने की स्थिति में नहीं था। वह हुमायूं के पीछे अपनी सेना के साथ लगा रहा और इन द बिटवीन वह पहले से ही गुजरात में अपनी एक सेना फिट कर चुका था, ताकि जैसे ही हुमायूं पराजित हो तो गुजरात से निकल करके जल्दी से दिल्ली पर कब्जा किया जा सके। तो हुमायूं चला दिल्ली की तरफ, शेरशाह उसके पीछे है। लेकिन जैसे दिल्ली के पास पहुंचा, पता चल गया कि दिल्ली पर सेना दूसरी आ चुकी है, जो शेरशाह ने पहले से फिट करके रखा हुआ था। अब तो दिल्ली घुसना ही मुश्किल है, दिल्ली और आगरा जाना बड़ा मुश्किल है। हुमायूं वहीं से आगे बढ़ते हुए सिंध के क्षेत्र में चला गया।
सिंध में एक राणा राणा वीरशाल था, वहां पर उनको शरण मिली कि रात में आप रुकिए, कोई दिक्कत नहीं। माना जाता है वहीं पर अकबर का विवाह, अकबर का जन्म होता है। फिर यहां पर भी चूंकि शेरशाह लगातार दबाव डाल रहा था कि भाई खाली करवाओ, नहीं तो सिंध भी जीत लूंगा, और सिंध को जीत भी लिया उसने। अब क्या करे? एक जोधपुर का शासक था, बड़ा ही मजबूत था, मालदेव नाम था। मालदेव ने कहा कि मैं सहायता करूंगा। तो शेरशाह ने कहा अच्छा रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। मालदेव बड़ा शक्तिशाली था, उसके ऊपर किसी ने आज तक हमला किया ही नहीं था। तो शेरशाह ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। शेरशाह को लगा कि अब जीत ही नहीं पाएंगे। फिर शेरशाह चालाक था, लोमड़ी टाइप का था, उसने थोड़ा तिक्रम लगाया, मालदेव के खेमे में या उसके किले में थोड़ी फूट पड़वा दी, ऐसा अफवाह उड़ा दिया कि मालदेव अकेला है, उसके कुछ सेना नायक शेरशाह से मिले हैं, जानबूझ के ऐसा किया। अंततः मालदेव को युद्ध करने के लिए आना पड़ा और बड़ी मुश्किल से शेरशाह ने उसको पराजित करने में सफलता पाई। यहीं पर एक कथन आता है, अगर किताब आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक कथन आता है कि शेरशाह कहता है कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था। यानी मालदेव उसके ऊपर बहुत भारी पड़ा था। ये तो ठीक है कि शेरशाह जीत गया, नहीं तो मालदेव भारत का राजा बन चुका होता, बादशाह बन जाता है। हुआ ऐसा नहीं और शेरशाह को शासक बनने का मौका मिल जाता है। क्या लिखा कि लगभग 2.5 वर्षों तक वह 2.5 वर्षों तक वह सिंध तथा राजपूतानी के आसपास सहायता प्राप्त करने के लिए भटकता रहा, परंतु शेरशाह के खिलाफ सहायता नहीं मिली। मालदेव ने सहायता देने की कोशिश की, लेकिन सेमल की लड़ाई में वह भी पराजित होता है। जब हुमायूं को लग गया कि कोई उपाय नहीं है, अंततः हुमायूं चला जाता है किसके दरबार में? चला जाता है किसके दरबार में? हुमायूं चला जाता है ईरान के शाह के दरबार में चला जाता है। और फिर हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे, हालांकि हाँ ठीक है, सिंध में था। फिर हम क्या देखते हैं, वैसे तमाम कठिनाइयों के बावजूद हुमायूं ने हार नहीं मानी। तमाम कठिनाइयों के बावजूद हुमायूं ने हार नहीं मानी, जिसका सुपरिणाम था कि उसने फिर से 1555 तक था कि उसने फिर से 1555 ईस्वी में दिल्ली को जीतने में सफलता पाई। केवल 15 वर्षों में फिर से वह दिल्ली का बादशाह बन जाता है फिर से। अब यह देखिए कि हुमायूं से बुरी स्थिति तो किसी की हो नहीं सकती है। अभी आपने काफी खड़ी खोटी सुनाई कि हुमायूं बेकार था, हुमायूं अच्छा नहीं था, शेरशाह अच्छा था, शेरशाह चालाक था। लेकिन अंततः कौन जीता? अंततः विजेता तो उसी को कहेंगे जो जीत जाता है। आप 10 बार पीटी फेल कर जाइए, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे सारी गलती आपका माफ हो जाता है। तो हुमायूं से बुरी परिस्थिति जीवन में किसी की नहीं हो सकती है। एक बादशाह है, सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, गमले का पौधा है, और ऐसा नहीं है कि वह योद्धा नहीं है, महान योद्धा है, भाग्यशाली है कि बाबर जैसा पिता मिला है, बड़े बड़े युद्धों का विजेता है। लेकिन आलस्य की भावना के कारण, आलसी होना और नशापान के कारण उसका वह व्यक्तित्व धूमिल पड़ जाता है। समय पर निर्णय नहीं ले पाने के कारण से उसके समक्ष सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर हम क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं तो समस्याएं हमारे ऊपर हावी होती चली जाती है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देख लीजिएगा। दूसरा है कि निर्णय नहीं लेना, आनाकानी करना। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, मन में एक ख्याल आता है ना, ठीक है अब थक गए हैं, अब कल पढ़ेंगे। जब ये ख्याल आता है तो मेरी बात याद रख लेना कि आप में थोड़ा आलस्य आ रहा है। पुरुषार्थी, आपके पीछे बाघ में दौड़ा दो, शेर को आपके पीछे लगा दो, बिना थके आप दिल्ली से बंगाल तक दौड़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको जान बचाना होता है। तुरंत आप ढूंढेंगे कैसे बचे, मतलब भाग रहे, सांस चल रही है बहुत तेज से, मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इसी बीच में आपका दिमाग भी एक्टिव है कि जान कैसे बचाएं।
जब परिस्थितियां विपरीत होती है तभी आदमी सोचना शुरू करता है। तो हुमायूं ने भी यही स्थिति दिखाई, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त की और अंततः उसे सफलता मिली और 1555 में वो फिर से दिल्ली का बादशाह बनता है। ऐसा नामुमकिन है, कभी भी नहीं हुआ इतिहास में कि दोबारा कोई शासक सत्ता पर बैठा हो, लेकिन हुमायूं ने वह कर दिखाया और वह वही हुमायूं था जिसके बारे में अभी हम खरी खोटी सुना रहे थे, बहुत बेकार व्यक्ति था। अब इससे आपको यह भी सीख मिली होगी, प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में क्यों राजा की हत्या कर दी जाती थी या राज परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया जाता था पराजय के बाद। क्यों मार दिया जाता था? इसलिए मार दिया जाता था कि अगर कोई शासक रह गया, अगर कोई शासक जिंदा रह गया तो फिर वहां पर चुनौती तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके प्रति भी सहानुभूति होती है। तो बहरहाल यहां पर फिर से यह सत्ता पाने में कामयाब रहता है। सत्ता पाने में कामयाबी किस प्रकार से मिलती है वह भी जरा देख लेते हैं। एक बार देख लेंगे, जैसे हुमायूं की विफलता का कारण क्या रहा। हुमायूं की विफलता का कारण, विफलता का कारण ध्यान रखिएगा कि एक एनसीईआरटी है ना, जो हमारे 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, उसके थ्रू ही चल रहे, उससे आगे नहीं जा रहे। एनसीईआरटी के दायरे में रहने के बावजूद भी ओवरऑल जितना मेडिवल का कॉन्सेप्ट है सब आप प्राप्त कर रहे हैं। यानी आप 85% तक, 80 to 90% तक बातें जो कॉन्सेप्ट की है वो यही समझ ले रहे हैं। आगे आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होनी है, केवल फैक्ट्स आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसलिए इस भाग में आप बहुत कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा। आप मान के चलें कि आप बहुत बड़ी तैयारी जो एडवांस लेवल पर आपको करनी चाहिए थी, एनसीईआरटी यहीं पर करा दे रहा है। और मैं एनसीईआरटी के दायरे को तोड़ नहीं रहा। एनसीईआरटी से बाहर मैं सिर्फ कहानी सुनाने के लिए जाता हूं, अदरवाइज फैक्ट्स के लेवल पर मैं एनसीईआरटी के दायरे को नहीं तोड़ रहा। ठीक है, हमने क्या देखा कि हुमायूं की विफलता का कारण क्या रहा। वह क्या किया, समय पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। निर्णय लेने की अक्षमता ये सबसे बुरा होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। दूसरा है शेरशाह की क्षमता का अनुमान नहीं लगाना, क्षमता का उचित आकलन नहीं करना, शेरशाह की क्षमता का उचित आकलन नहीं कर पाया। ये एक तरह से उसको अंडर एस्टिमेट करता रहा। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, भाइयों का साथ नहीं मिलना और एक यह भी कह सकते हैं संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं करना, यह भी एक हो सकता है, क्योंकि जो भी संसाधन तो वैसे कम थे, उसके बावजूद भी अगर उसका सही उपयोग कर पाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। समय पर निर्णय लेने की क्षमता सबसे बड़ी थी, उसकी सबसे बड़ी बुराई थी। शेरशाह की क्षमता का उचित आकलन नहीं करना, भाइयों का साथ नहीं मिलना, संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं करना, ये सभी कारण रहे जिसकी वजह से यह क्या होता है, यह बुरी तरह से पराजित होता है। लेकिन ये देखिए हर व्यक्ति के प्रति लागू होता है। मैं आपको कह रहा हूं तो मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं आपसे बड़ा हूं तो आपको समझा रहा हूं तो आपके ऊपर भी लागू होता है। बस है कि प्रेरणा आप कैसे पाते, किस प्रकार से आप प्रेरित होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपके सामने समस्या है। जनरली क्या होता है कि जब हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां पर खाने पीने की दिक्कत तो किसी को होती नहीं है, कृषक परिवार भी है तो एटलीस्ट भोजन पानी में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब तो इतनी समृद्धि आ ही गई है, तो बच्चों में वो किलिंग स्पिरिट नहीं आ पाती, वो सपना नहीं देख पा रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। एक सर्कुलर यानी एक क्षेत्र जो उसका है वो बंधा हुआ है। अधिक से अधिक परिकल्पना करेंगे एक अच्छा कपड़ा पहन ले, अधिक से अधिक परिकल्पना करेंगे कि जेब में 2-4 रुपया हमेशा रहे ताकि धौंस जमाने में सहूलियत हो। अधिक से अधिक परिकल्पना करेंगे कि मोबाइल बहुत बढ़िया हो, मोबाइल में डाटा हो और रोकने वाला कोई नहीं हो। सबसे सुखी जीवन होगा जब आपको कोई टोकने वाला या रोकने वाला नहीं हो। कोई रोकता है, आपकी आलोचना करता है, इवन तो मेरे ऊपर ही आप भड़क जाते हैं।
हिम्मत होनी चाहिए मेरे ऊपर भड़कने की। मेरे ऊपर आप क्यों भड़केंगे? आपका कोई अधिकार मेरे ऊपर तो है नहीं। मैं यहाँ आपका मेंटर हूँ। तो मेरे ऊपर ही बहुत सारे बच्चे मतलब गुस्सा करने लगते हैं कि आप मतलब कैसे बोलते हैं। बोले मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, अगर सहना है तो सहो, नहीं तो दफा हो जाओ। क्योंकि मैं बीच का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। मैं अपने बच्चे के प्रति भी वैसा हूं जैसा आपके प्रति हूं, और इनफैक्ट मैं अपने प्रति भी वैसा ही हूं। ना मैं अपने ऊपर दया करता हूं, ना मुझे आपके ऊपर कभी दया आती है। तो अच्छा जीवन तो वही है जिसमें कोई रोक टोक नहीं हो, जो मन आए वह करिए। लेकिन क्या वह अच्छा जीवन है वास्तव में? क्या हमने एक विजुअल 20 साल आगे का हमने दुनिया देखने की कोशिश की कि 20 साल में दुनिया कहां परिवर्तित हो गया है? अगर आपको 20 साल आगे नहीं दिख रहा है तो 10 साल पीछे का देख लीजिए। 10 साल पहले की बातें तो याद ही होती है। आप देख लीजिए 10 साल पहले दुनिया कहां थी और अब दुनिया कहां जा रही है, और अगले 10 साल में दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के घोड़े पर चढ़ करके कहां जा चुकी होगी। और आपके रहन सहन की स्थिति क्या होगी? कोई भूखों नहीं मरता है। जो सड़क पर कचरा बीन के खाता है, क्या उसको आपने भूखे मरते देखा है? वो अस्वस्थ होता है। बात है कि हम किसी तरह से जिए, और बात है कि सबसे अच्छे तरह से जिए, और बिना कोई गलत काम किए। तो उसके लिए तो ऑफिसर ही बनना पड़ेगा। उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हमें कठोर मेहनत करने की जरूरत हो, प्रयोग नहीं करना। ठीक है, उपदेश हो गया समाप्त, और चलते हैं अब थोड़ा इस भैया को देखते हैं, जो है आपका नाम शेरशाह, या कहेंगे सूर राजवंश, इसको कह देते हैं पहले सूर राजवंश। सूर राजवंश जो है वह आपका है 1540 से 1555 तक। ठीक है, सूर राजवंश। और इसी का संस्थापक हम कौन देखेंगे? संस्थापक जो हो जाएगा वह होगा शेरशाह। शेरशाह इसका संस्थापक हो जाएगा। दो शासक महत्वपूर्ण हैं, शेरशाह। ठीक है, ज्यादा तो कहानी हमने हुमायूं के साथ पढ़ ही ली है, बहुत अधिक कहानी यहां हमें लिखने की जरूरत नहीं है। उसी बात को क्यों रिपीट करेंगे, किताबों में दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हुमायूं के साथ चर्चा में नहीं हुआ है, या क्रम बनाने के लिए अगर कुछ फैक्ट्स हमें लेने होंगे तो उसको ले लेंगे। मैं आशा करता हूं कि कहानी पूरी समझ में आ रही होगी। नहीं समझेंगे तो फिर आगे भी दिक्कत रहेगी ही रहेगी। मुझे लगता है समझ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बनता है आपका कि 67 वर्षों की आयु में, यानी 67 वर्ष की आयु में, शासक बना। अब देखिए, यह भी आपके लिए एक बहुत अनुकरणीय है। 67 वर्ष की आयु में शासक बना। बाबर 14 साल में बन गया। ओनली 14 ईयर में बाबर बादशाह बन गया। हुमायूं भी 21 वर्ष में बन गया था। ये कब बन रहा है? 67, जबकि रिटायरमेंट की आयु आ चुकी है। नियम से इसको अब मर जाना चाहिए था, लेकिन इसने भी धैर्य बनाए रखा था कि आज न कल मुझे बनना तो बनना है शासक ही। यानी 10 अटेम्प्ट भी देना पड़ा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसने संघर्ष नहीं किया होगा। शेरशाह ने भी लगातार संघर्ष किया होगा, क्योंकि इस एज तक अगर चला गया है, 67 वर्ष तक चला गया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या जीवटता रही होगी इस व्यक्ति में, क्या इच्छा शक्ति रही होगी कि जब तक सफलता प्राप्त नहीं करेंगे प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। यही मूल मंत्र रहा होगा शेरशाह का। तो इतने वर्ष की आयु में तो बहुत कम लोग शासक बन पाता है, और यह बनता है 67 वर्ष की आयु में। ठीक है, 67 वर्ष की आयु में बढ़ता है। फिर हम क्या देखते हैं कि प्रारंभिक जीवन इसका सासाराम की जागीरदार के रूप में था। प्रारंभिक जीवन क्या होता है? जीवन सासाराम। सासाराम कहां है? वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में है। जागीरदार के रूप में शुरू हुआ, के रूप में प्रारंभ। हालांकि प्रारंभ हुआ, हालांकि इसने क्या कर लिया? हालांकि जल्द ही इसने एक किलेदार से लेकर दक्षिण बिहार का प्रशासक होते हुए
प्रशासक का पद प्राप्त करते हुए पद, हालांकि जल्द ही इसने एक किलेदार से दक्षिण बिहार के प्रशासक का पद प्राप्त किया। दक्षिण बिहार के, या यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि भाव इसका अलग आ रहा है कि जीवन सासाराम के जागीरदार के रूप में प्रारंभ हुआ, हालांकि जल्द ही इसने एक किलेदार से आगे बढ़ते हुए, मैं यहां थोड़ा कर देता हूं आगे बढ़ते हुए, या कहो तो मैं पूरा काट ही देता हूं ताकि जो नोट्स बनाएगा उनको भी दिक्कत नहीं हो, मैं पूरा लिख देता हूं, लाइन ही चेंज कर देता हूं। जल्द ही इसने किलेदार के पद से स्वयं को ऊपर उठाते हुए पहले दक्षिण बिहार का दक्षिण बिहार के प्रशासक के पद पर स्थापित किया, फिर अंततः स्थापित किया तथा अंततः भारत का बादशाह बनने में सफल रहा। क्योंकि बहुत सारी कहानी हमने पहले पढ़ी हुई है, हुमायूं के साथ ही पढ़ी हुई है, तो दोबारा यहां पर नहीं करेंगे। हाँ, शेरशाह सूरी है, ठीक है, शेरशाह ही लिखते हैं, सूरवंश का संस्थापक है। सूरवंश, सूरी उसका नाम था इसलिए सूरवंश कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं उसको, सूरवंश कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें यह एक बहुत बड़ा प्रशासक बन जाता है। बादशाह के रूप में अगर शेरशाह को देखें, बादशाह के रूप में शेरशाह को अगर देखें, शेरशाह अगर बादशाह के रूप में देखें, इसने एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया, जिसमें क्या था, जिसमें सिंधु नदी से लेकर, सिंधु नदी, कश्मीर छोड़ दीजिएगा, कश्मीर पर नहीं था, छोड़कर सिंधु नदी से बंगाल तक का क्षेत्र शामिल था, इसने एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया जिसमें सिंधु नदी से बंगाल तक का क्षेत्र शामिल था। सिंधु नदी के तट से लेकर के बंगाल तक क्षेत्र शामिल था। इसमें राजपूताना भी शामिल था, इसमें राजपूताना का क्षेत्र भी शामिल था, राजपूताना भी क्षेत्र इसमें शामिल था। काबुल वगैरह पर नहीं था इसका नियंत्रण, ध्यान रखिए। सिंधु नदी से नीचे है तो काबुल तो हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है। राजपूताना भी शामिल था। इसे हमने क्या देखा है, इसे जोधपुर के शासक, इसे वास्तविक चुनौती एक बार ही मिली, वास्तविक चुनौती जोधपुर के शासक मालदेव से मिली, परंतु 1544 ईस्वी में उसे सेमल की लड़ाई में पराजित किया, पराजित कर दिया। शेरशाह की अंतिम लड़ाई, शेरशाह का अंतिम अभियान किसके पास था, अंतिम अभियान 1545 में कालिंजर के किले के लिए था, कालिंजर के किले पर था, या कालिंजर के किले का था, जहां पर दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई, जहां पर दुर्घटनावश क्या हो गया, बस उसकी
मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। यहां पर एनसीईआरटी इतना ही है, मैं कहानी के माध्यम से पूरी बातें बताऊंगा। ये मालदेव वाली बात तो हमने पढ़ ही लिया था पहले। अब देखिए, शेरशाह का अंतिम अभियान 1545 में कालिंजर के किले पर था, जहां पर दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर कहाँ है? जो महोबा वगैरह का क्षेत्र है, वहां पर हम देखते हैं कालिंजर मध्य प्रदेश में। एक किला बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, कालिंजर का किला बहुत ही शक्तिशाली किला हुआ करता था, और इसको जीतना था शेरशाह को, क्योंकि बिना जीते मालवा पर अधिकार अपना स्थापित करना मुश्किल था। तो शेरशाह खुद ही अभियान का नेतृत्व कर रहा था और एक मचान पर चढ़ा हुआ था, यानी किले की दीवार तो बड़ी ऊंची होती है और सेना का संचालन भी करना था। उसने एक ऊंचा बांस का एक जगह बना लिया था, जिसको जनरली खेतों वगैरह में देखते हैं मचान कहा जाता है। उस पर खड़े होकर के वहीं से सेना को निर्देशित कर रहा था कि क्या करना है, कैसे हमला करो। शेरशाह खुद ही युद्ध मैदान में था और तोप का गोला फेंका जा रहा था किले की दीवार पर। हुआ क्या कि एक बार तोप चलाया गया और किले की दीवार से वो तोप का गोला टकराया, लेकिन वो फायर वहां नहीं हुआ, वह लौट करके बाउंस बैक होकर के जो बारूद का ढेर शेरशाह के मचान के नीचे ही बना हुआ था उस पर आके गिर गया। चूंकि गर्म था इसलिए बारूद के ढेर में विस्फोट हो जाता है और शेरशाह बुरी तरह से घायल हो जाता है, जल गया उसका शरीर, क्योंकि आग लग गई चारों तरफ। शेरशाह की इसी दुर्घटना में शाम तक मृत्यु हो गई। हालांकि शेरशाह ने की मृत्यु से पहले ही कालिंजर का किला जीत लिया गया था। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि शेरशाह एक मात्र 45 वर्ष में ही, यानी मुश्किल से 5 वर्ष का ही समय उसे मिला शासन करने का। चलिए, बहुत ही बढ़िया गोरक्षनाथ जी। शेरशाह और जौनपुर का कोई संबंध नहीं है, शेरशाह और जौनपुर का कोई संबंध नहीं। जौनपुर का संबंध है, शेरशाह का जो फादर था ना, शेरशाह का फादर हसन था, वो जौनपुर का जो प्रशासक था लोदी के समय, इब्राहिम लोदी के समय जो जौनपुर का प्रशासक था, उसी का वो सेनानायक था। तो शेरशाह का जौनपुर आना जाना लगा रहता था, क्योंकि शेरशाह का फादर जौनपुर में ही नौकरी करता था। देखिए, पहले भी मैंने बताया कि ये लोग मूलतः पंजाब के क्षेत्र में स्थापित थे, अफगान थे, बिहार से इसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक उसी तरह से जैसे महेंद्र सिंह धोनी को आप देखते हैं, है तो पहाड़ी इलाके का, लेकिन रहता कहाँ है? उसके फादर की नौकरी झारखंड में था, तो धोनी को भी हम झारखंड में ही देखते हैं, रह गया, वहीं का बन के रह गया। वही हाल शेरशाह का है। मूलतः ये पंजाब के क्षेत्र का रहने वाला था, लेकिन इसके फादर का ट्रांसफर हो जाता है जौनपुर, तो जौनपुर के पास सासाराम में इसको जागीर मिली, तो वहीं का होके रह गया। ये सब बातें चलती रहती है। ठीक है, दुर्घटना बस उसकी हम क्या देखते हैं, मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरा शासक बनता है, वह बनता है आपका इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कब बनता है? 1545 से 1555 तक। बहुत ही मजबूत शासक, अत्यंत शक्तिशाली शासक था, अत्यंत शक्तिशाली शासक था। शेरशाह से भी अधिक शक्तिशाली शासक इस्लाम शाह था। शेरशाह से इसने क्या किया? यहां पर इसने शासन को केंद्रीकृत किया, शासन में केंद्रीकरण की भावना, केंद्रीकरण की पद्धति को लागू किया। शासन में केंद्रीकरण की पद्धति को लागू किया। अपना मुख्यालय, शासन का केंद्र कहां ले गया? या इसको छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूं। इसने क्या किया? शासन की पद्धति को लागू किया। हालांकि इसकी मृत्यु के पश्चात सूर राज्य गृहयुद्ध से झुलसने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? स्वरूप हुमायूं को फिर से
को फिर से भारत आने का मौका मिल गया। भारत का बादशाह बनने में सफलता मिल गई। बादशाह बनने में सफलता मिल गई। अगर शेरशाह जीवित रहता तो लंबे समय तक फिर हुमायूं का भी देहांत हो जाता, क्योंकि 1-2 वर्ष के बाद ही हुमायूं को मरना भी था। तो हो सकता है कि यह आगे नहीं बढ़ पाता। इस्लाम शाह है, अत्यंत शक्तिशाली था, शासन में केंद्रीकरण की पद्धति को लागू किया। हालांकि इस मृत्यु के पश्चात सूर राज्य फिर से गृह युद्ध में झुलसने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप हुमायूं को फिर से भारत का बादशाह बनने का अवसर मिल गया। फिर से भारत का बादशाह बनने में सफलता मिल गई। भारत का बादशाह बनने में सफलता फिर से हुमायूं को मिल जाती है, जैसे ही इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। कन्नौज एक ही है प्रिंस गुप्ता, फर्रुखाबाद कहाँ है ये आप जानो। सारी बातें यहां से नहीं बताई जा सकती है, कुछ दिमाग अपना भी लगाना पड़ेगा, कुछ अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। चैप्टर जरूर आज करते रहिए। महोबा यूपी में आता है वर्तमान में ना, पहले नहीं आता था, पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता था भाई। महोबा की मैं बात नहीं कर रहा, मालवा की बात कर रहा। मैंने महोबा कह दिया था गलती से, मैंने महोबा की बात नहीं, मैंने कहा मालवा की बात की थी। मैंने मालवा की बात एमपी के संदर्भ में की थी। महोबा तो यूपी में है ही, महोबा तो है ही। और वही बुंदेलखंड जाने के लिए हम कालिंजर को देखते हैं कि आधार बनाते हैं, वही देखते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक बातें क्लियर है। एक बार देखेंगे, इसके बाद एक जो पार्ट बचता है वह बचता है, वहां से एक प्रश्न भी आपका बन सकता है मुख्य परीक्षा में। वैसे तो राजनीतिक विस्तार वाले से की देन, राजनीतिक विस्तार वाले भाग से तो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पर मैंने मुख्य परीक्षा के प्रश्न आपको नहीं दिए थे। जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे कल्चर वाले भाग से ही पूछे जाएंगे। लेकिन जो ये टॉपिक है ना, इस शेरशाह की क्या देन रही है, क्या योगदान रहा है भारतीय इतिहास में, इससे एक प्रश्न बन सकता है। हो सकता है कल मैं आपको एक प्रश्न इसके ऊपर लिखने दूं, क्योंकि आज तो ये टॉपिक अपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो कल इस पर हमें थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। कल इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग नए टॉपिक में देख। गृह युद्ध का मतलब होता है कि आपस में ही युद्ध कर लेना। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एकदम से जो राजा है उसकी शक्ति सबसे प्रभावी हो जाएगी। गृह युद्ध का मतलब है आपस में ही घर परिवार के लोगों के बीच में ही युद्ध हो जाना, झगड़ा करने लगना। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि शासक की शक्ति, जो राजा है उसकी शक्ति बहुत ही ताकतवर हो जाए, राजा की शक्ति ही सबसे प्रभावी हो जाए, उसको हम केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, शेरशाह की देन की बात करें, इसमें हमने क्या देखा, इसने शेरशाह ने प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अनेक नए सुधार लागू किए। क्षेत्र में अनेक नए सुधार लागू किए जो कालजयी रहे, लागू किए जो दीर्घकालिक रहे। दीर्घकालिक सुधार का मतलब होता है कि जो सुधार लंबे समय तक चलता रहे। शेरशाह ने प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अनेक नए सुधार लागू किए जो बहुत ही अधिक एक तरह से बहुत ही अधिक अच्छे रहे। ठीक है, बहुत ही अधिक अच्छे रहे, दीर्घकालिक रहे। इसने क्या किया, इसने संपूर्ण साम्राज्य में प्रशासन हेतु परंपरागत प्रशासनिक पद्धति के साथ नई पद्धति भी लागू की, कैसे लागू की, और लेंगे उदाहरण। कैसे लागू किया, इसने क्या किया, सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण किया, व्यवस्था का
अनुकरण किया, अनुकरण किया। चारों विभाग वही बने रहे, विभाग वही बने रहे, बने रहे, चारों विभाग वही बने रहे। जो प्रशासनिक विभाजन था, प्रशासनिक क्षेत्र का विभाजन भी वही बना रहा, क्षेत्र का विभाजन भी वही बना रहा, बना रहा। हालांकि उसने क्या किया, उसने सरकार जैसी नई प्रशासनिक इकाई भी बनाई, जैसी नई प्रशासनिक इकाई भी बनाई, इकाई भी बनाई, नई प्रशासनिक इकाई बनी। जैसे हम क्या देखते हैं, यहां पर जो विभाजन होगा वह होगा आपका साम्राज्य में, सरकार में, शिक हो जाएगा, परगना हो जाएगा, गांव हो जाएगा। इस प्रकार का विभाजन उसने लागू किया। पहला सबसे बड़ा साम्राज्य होगा, साम्राज्य का विभाजन सरकार में हुआ है, सरकार का विभाजन शिक में हुआ है, शिक का विभाजन परगना में हुआ है, परगना का विभाजन गांव में हुआ है। यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, गांव हो जाएगी। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण किया, चारों विभाग वही बने रहे, प्रशासनिक क्षेत्र का विभाजन भी वही बना रहा। हालांकि उसने सरकार जैसी नई प्रशासनिक इकाई बनाई, साम्राज्य, सरकार, शिक, परगना, प्रांत, इस प्रकार से प्रशासनिक इकाई बनती है। इस काल में हम क्या देखते हैं, इस काल में प्रांत एक स्पष्ट इकाई नहीं, प्रांतीय इकाई, प्रांतीय प्रशासनिक इकाई स्थापित नहीं हो पाई, प्रशासनिक इकाई स्थापित नहीं हो पाई थी, फिर हम क्या देखते हैं, सरकार का जो इकाई होगा, सरकार का मुख्य अधिकारी कौन होता था, मुख्य अधिकारी दो होता था। एक होगा आपका सिकदार, ये सिकदारान, सिकदारान, और दूसरा जो होगा ये हो जाएगा प्रशासक, और दूसरा जो होगा वह होगा मुंसिफ, ए मुंसिफान, मुंसिफान हो जाएगा, मुंसिफ है मुंसिफान, याद रखिएगा नहीं तो फिर ये उल्टा, क्योंकि मैं एक लिखाने वाला, मुंसिफान हो जाएगा, मुंसिफ है मुंसिफान। ये क्या है आपका भूराजस्व से संबद्ध, से संबद्ध, यह अधिकारी क्या होगा, भूराजस्व से संबद्ध होगा। सरकार का मुख्य अधिकारी होगा, शिक का मुख्य अधिकारी कौन होगा, मुख्य अधिकारी जो होगा वह इसी प्रकार से होगा। पहला जो होगा वह होगा सिकदार, फिर होगा मुंसिफ हो जाएगा, कारकुन हो जाएगा, लेखक इसका मतलब होता है, ठीक है। सिकदार, मुंसिफ, कारकुन इत्यादि हो जाएगा। कारकुन का मतलब क्या होता है, एक तरह से कारकुन का मतलब होता है लेखक, कारकुन का मतलब क्या होता है, लेखक होता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर बहुत सारे, जागीरदार का मतलब होता है जो जागीर, जागीर का मतलब एक भूमि खंड होता है, जागीरदार का मतलब भूमि खंड का मालिक, एक खास पर्टिकुलर एरिया जहां से उसे राजस्व प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसको हम जागीर कहते हैं। जागीर एक फारसी शब्द है, जागीर का मतलब बेसिकली एक भूमि खंड होता है, लेकिन यहाँ अर्थ है कि जिस भूमि खंड से हमें इनकम प्राप्त होता हो उसको हम जागीर कहते हैं, और जागीर का जो मालिक है वो जागीरदार कहला जाएगा। नहीं तो कारकुन लेखक, इसको लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे आगे, इसको आज तो नहीं, अब कंटिन्यू करेंगे, कल इसको लेकर के चलेंगे।
गोरक्षनाथ पांडे अब बियॉन्ड जा रहे हैं, इसका मतलब अब क्लास में है नहीं। शीत युद्ध और गृह युद्ध में आपको अंतर है, समझ में आना, तो इसका मतलब आप क्लास में नहीं हो बेटा, आपको आपका दिमाग कहीं भटक रहा है। मैंने बार बार कहा है कि जब एनसीईआरटी की लाइव क्लास में रहो, सारी बात समझने की कोशिश करो। या तो बहुत होशियार हो, लगता है कि ये पढ़ाई बड़े छोटे पैमाने पर हो रही है, क्या पढ़ेंगे, थोड़ा और सीख लेते। ये जो होशियारी है ना, इसको हम क्या कहें, आप जब लाइव क्लास में होते हैं तो लाइव क्लास से जुड़ा हुआ ही चैट देखेंगे, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। नहीं तो मत आइए, प्रभु कृपा करिए लाइव क्लास में मत आइए, रिकॉर्डेड क्लास देखिए। आप होशियार हैं तो आप होशियार रहिए। ठीक है, द एंड करते हैं और फिर मैं कल मिलता हूं, आगे बढ़ाऊंगा शेरशाह वाले भाग को ही, और फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कल टॉपिक ये पूरा हो जाएगा, फिर नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बाय एंड टेक केयर।